नमस्कार साथियों। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी का हमारे चैनल आरएमटी गुरुकुल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आरएमटी गुरुकुल ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी पढ़ाई के लिए। मैं पर्याप्त प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो बेहतर से बेहतर हो, अच्छी से अच्छी चीजें हो, सरल और आसान भाषा में उपलब्ध कराई जाए। कारण क्या है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी थोड़ा सा टफ पड़ जाती है। टफ इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम इसको ज्यादा आसान मान करके बैठे रहते हैं और जब परीक्षा नजदीक आती है तब इसके चक्कर में पड़ते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो फाउंडेशन क्लासेस की वजह से आईआईटी जेई नेट अब उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हिंदी की याद ही उनको आती है बड़े अंतिम समय में, और अंतिम समय में इसलिए आती है क्योंकि वो यह मान के बैठे होते हैं भाई हिंदी मैंने क्या होता है, हिंदी तो बड़ा आसान है। और जब सर पे पड़ता है तब समस्या आती कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पे ये मामला भी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ये लो तो भाई साहब में प्रैक्टिकल वाला जुगाड़ है तो थोड़ा सा साइड से कुछ व्यवस्था बन भी जाती है। हिंदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी क्या करती है, ये पूरा का पूरा कंटेंट मांगती है, यानी 100 नंबर का पूरा पेपर। और ऐसी स्थिति में अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो समस्या, कहिए, समस्या बढ़ जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके के आरएमटी गुरुकुल आपको वह सारी चीजें उपलब्ध कराएगा जिससे बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी में सर्वाधिक, सर्वाधिक कितना होता है, मैं आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि कम से कम 95 तक सोचा जाए। 96, 97, 98 दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप हमारी बात मान लेते और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। दूसरी बात कि आपका एक और प्यारा चैनल है जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, रविकांत मणि त्रिपाठी। मैं उसी चैनल से हूं, मैं स्वयं रविकांत मणि त्रिपाठी आपके सामने खड़ा हूं। इसी नाम से हमारा चैनल चलता है, रविकांत मणि त्रिपाठी, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। अगर आपका कोई साथी संगाती यूपी बोर्ड में जुड़ा हुआ है तो वो रविकांत मणि त्रिपाठी चैनल को विजिट कर सकता है। इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर पे मेरा जो ऐप है वो भी रविकांत मणि त्रिपाठी के ही नाम से है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी रविकांत मणि त्रिपाठी के नाम से ही है। लेकिन जहां पे हम खड़े हैं ये स्थान है आरएमटी गुरुकुल, और बहुत जल्दी हम आपको बाकी विषयों की भी कक्षाएं उपलब्ध कराने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हिंदी चूंकि मेरा अपना खुद का सब्जेक्ट है तो मैं लेके आपके सामने खड़ा हूं। बेसिकली वैसे मैं हूं फिजिक्स का अध्यापक, मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हूं, लेकिन अपने शौक से और हिंदी की महत्ता को स्थापित करने के लिए मैं हिंदी पे काम कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा विषय है ये 5वां पाठ है आपके आरोह पुस्तक से। जी हां, कक्षा 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उन सभी के लिए 5वां पाठ है जो आपकी हिंदी की पुस्तक है आरोह। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पाठ का नाम है उषा। पाठ का नाम क्या है? उषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। पाठ को शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अच्छा लगेगा तो, जबरदस्ती नहीं है, मतलब नहीं है, अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो पूरा देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि सर की मेहनत के लिए कुछ कहना चाहिए तो अच्छा या बुरा जो आपके मन में आता है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सुझाव तो सुझाव, शिकायत तो शिकायत, अच्छा लगाओ तो प्रशंसा, जो आपके मन में आए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि नहीं आपका फ्यूचर हमारे साथ सुरक्षित है, बोर्ड परीक्षा तक आप बेहतर मेरे साथ चल के कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं उषा की। ये उषा क्या है? देखिए, हमारे यहां एक होता है दिन और एक होती है रात। ये तो साधारणतया चलता रहता है, 24 घंटे में धरती एक बार अपने अक्ष पे घूम जाती है, दैट्स व्हाई सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, तो एक बार इधर और एक बार इधर, यानी 24 घंटे में एक प्रक्रम दिन और रात का हो जाता है। ये हम औसत मान के चलते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। दरअसल होता नहीं ऐसा, होता नहीं ऐसा, क्योंकि 23.5 अंश पे झुकी हुई है पृथ्वी, इसलिए दिन और रात का जो समय है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता रहता है, बदलता रहता है, वो चेंज होते रहता है। लेकिन जो हमारा एजम्पशन है, जो हमारा अंदाजा है, एक आभासी जो हम अपने मन में एक क्राइटेरिया बना के रखते हैं, वो क्या होता है? दिन और रात बराबर बराबर हम लोग बांट लेते हैं। तो दिन और रात, तो जब दिन से रात की तरफ हम जाते हैं या रात से दिन की तरफ जाते हैं, तो जो दोनों का जो ज्वाइंट होता है, यानी रात खत्म हो रही है दिन शुरू हो रहा है, तो जो दोनों का ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हम लोग अपने यहां हिंदी में बोलते हैं संधि।
ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? संधि। जैसे ये क्या है? ये हिंज ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो संधि से शब्द बिगड़ के बना है संध्या। अब इस तरीके से दो संध्या होती है हमारे यहां। एक संध्या होती है जिसको हम लोग संध्या मान बैठे हैं, शाम को, यानी दिन बीत रहा है, रात प्रारंभ हो रही है तो संध्या है। यही होता है ना, दिन बीत रहा है और रात प्रारंभ हो रही है शाम को, जिसको हम लोग संध्या कह लेते हैं। दरअसल संध्या दो है हमारे यहाँ, एक प्रातःकालीन संध्या, जब रात बीत रही है, दिन प्रारंभ हो रहा है, तब भी तो संधि हो रही है ना। तो एक संध्या प्रातःकाल और एक संध्या सायंकाल। तो जो प्रातःकाल की संध्या है उसी का नाम है उषा, और जो सायंकाल की संध्या है उसका नाम है निशा। अब यद्यपि क्या है, व्यवहारिक रूप से जब हम नहीं जानते हैं तो हम निशा जो है रात का पर्यायवाची मान के बैठ जाते हैं। निशा रात का पर्यायवाची नहीं, निशा सायंकालीन संध्या का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, सायंकालीन जो संध्या है, यानी जब दिन बीत करके रात प्रारंभ हो रही है, तो उस संध्या काल का नाम है निशा, और जब रात बीत करके दिन प्रारंभ हो रहा है तो प्रातःकालीन संध्या का नाम है उषा। इसी उषा की बात करने वाले हैं। आदरणीय शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई बहुत ही शानदार कविता है, डिस्कशन करते हैं, कविता का एक एक शब्द अर्थ भावार्थ समझते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और जितना बढ़िया इस कविता को समझेंगे उतना ही बढ़िया परीक्षा में आपका काम देगा। दूसरी चीज कि मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आज के बाद दोबारा न पढ़ना पड़े, कई बार में याद हो जाए, प्रयास करके देख लिया जाए। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कहते हैं शमशेर भाई कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए जैसे प्रयोग कर दिया। मनु, मानो, जनु, जानो, मानव, जानव, जैसे, अगर इस तरह के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तुलना करते समय किसी चीज से जैसा बताया जा रहा है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार हमारे पास तीन बहुत कॉमन होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, एकदम मैच करते हैं बराबर बराबर। थोड़ा थोड़ा बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है तीनों में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यहां पे उत्प्रेक्षा लगी हुई है, क्यों? क्योंकि शब्द है जैसे। प्रात नभ था, प्रातः काल का जो आसमान था वो कैसा था? बहुत नीला। स्क्रीन पे भी आपको मैं कोशिश किया हूं अंदाजा दे पाने की, कि एक अंदाजा लगाइए कि प्रातः काल आसमान कैसा था? नीला। क्यों था? ड्यू टू काज ऑफ रमन इफेक्ट। ड्यू टू काज ऑफ रमन इफेक्ट। ये कौन है रमन इफेक्ट? हाँ, चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार लेके आए थे भारत में फिजिक्स का, याद रखिएगा, जिन्होंने यह बताया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। यह जानकारी है ना आपको? तो आइए, प्रात नभ था, प्रातः काल का आसमान था बहुत नीला, कैसे? शंख जैसे। अब ये शंख क्या है? बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, मोलस्का संघ का प्राणी है, पाइला। मोलस्का हमारे यहाँ एक होता है ना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऐसे करते करते जाते हैं। मैं तो वैसे मैथमेटिक्स वाला हूं, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन होता है मोलस्का में। एक होता है पाइला, घोंघा। यही घोंघा थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है, समुद्रों में पाया जाता है, उसको कहते हैं शंख। सामान्यतः हम लोग अपने पूजा में बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि शंख बिल्कुल व्हाइट होता है। शंख कैसा होता है? बिल्कुल व्हाइट, सफेद होता है। पता है क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये भी आपको पता है, फिजिक्स वाले होंगे आप, क्षमा करिएगा, क्या बोलते हैं उसको, है? अरे वो क्या बोलते, केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है, इसलिए एकदम प्योर व्हाइट होती है। लेकिन समुद्र के पानी में पड़ी रहेगी तो कैसी दिखेगी? ध्यान रखिएगा, इसलिए शंख का तात्पर्य नहीं है, यानी पानी में अगर कोई शंख पड़ा हो, समुद्र के पानी में अगर कोई शंख पड़ा हो तो कैसा दिखेगा? अंदाजा लगाइए। बिल्कुल वैसा ही प्रातः काल का आसमान दिखाई दे रहा है। आगे हमारा कवि कल्पना करते हुए चलता है, भोर का नभ, सुबह सुबह का आकाश, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि राख से कोई लीपा हुआ चौका एकदम गीला पड़ा हो। ये चौका का क्या तात्पर्य है? तो थोड़ा सा हम प्राचीन काल में चलेंगे, जब हम अपने बचपन में जाएंगे तो हमें याद आएगा कि अभी भी गांवों में परंपरागत रूप से जो भोजन बनता है वो चूल्हे पे बनता है, चूल्हा पे, जिसमें लकड़ी लगाई जाती है और ऊपर बर्तन रख करके पकाया जाता है ना? नहीं कहीं दिख रहा होगा तो अभी भी चौराहों वगैरह पे, चाहे छोटे जो गांव के चौराहे हैं ना, वहां पे हलवाई की दुकान जो होगी, जहां पे चाय जिलेबी बनती है, उनकी भट्ठी अभी आपको देखने को मिल जाएगी जो कोयले से जलती है, उसी को कह रहा चूल्हा।
वह चूल्हा क्या किया जाता था? रात को भोजन बनने के बाद प्रातः काल उस चूल्हे की सफाई कैसे होती थी? राख और पानी को मिला करके उसको लीप पोत करके उसको चिकनाहट दिया जाता था। ठीक, कहा कि प्रातः काल का समय ऐसा है कि राख से लीपा हुआ चौका, चौका मतलब भोजन बनाने का स्थान, अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है, इसको कोष्ठक में लिया है, क्यों? क्योंकि यह अनुभव करने का विषय वस्तु, बताने की विषय वस्तु नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, प्रातः काल का समय कैसा है कि चौका अभी एकदम गीला पड़ा है, अर्थात एकदम सुबह सुबह का समय है। किसी स्त्री ने, किसी महिला ने घर की सुरक्षा के लिए अपने चौके को क्या किया है? लीप पोत करके एकदम पवित्र कर दिया है। आगे कहता है कवि, बहुत काली सिल। अब ये सिल क्या है? सिल है मसाला पीसने वाला पत्थर। आप लोग देखे होंगे अभी भी घरों में, अब तो खैर हर जगह मिक्सी आ गई, नहीं तो पहले मसाला पीसने के लिए एक चौकोर पत्थर की सिल रखी जाती, उसके ऊपर एक लोढ़ा रखा जाता था और उससे मसाला पीसा जाता है। अब वो लोढ़ा उपयोग होता है खाली दूल्हा का गाल दबाने के लिए, क्या बोलते हैं, परीक्षण करने के लिए शादी विवाह में। आप लोग देखे होंगे। देखा आपने? शादी विवाह में सासू माँ लेकर के वो नाउन लेके खड़ी रहती, लेकर के दूल्हे को परीक्षण करती हैं। लोढ़ा, लोहे का नहीं, पत्थर का, हाँ पत्थर का होता है। ठीक है, कहा बहुत काली सिल। सिल कैसी है? ब्लैक कलर के पत्थर की है, और ऐसा लग रहा है कि लाल रंग का केसर उस सिल पर पीसा गया हो और उसके बाद सिल को धुल दिया गया हो और केसर की वजह से उस पर लालिमा आ गई है। सिल कैसी है? काले रंग की है, यानी रात का अंधेरा, आकाश का जो तत्व है उसका एग्जाम्पल लिया हमारे कवि ने सिल से, और सिल के ऊपर केसर रगड़ने की जो प्रक्रिया की वजह से जो पीलापन आया है, उस पीलापन का तात्पर्य लिया है सूर्य के प्रकाश से। कहा ऐसा लग रहा है आसमान को देखते समय कि कोई काले रंग की सिल थी जिस पर लाल केसर रगड़ दिया गया हो। कवि कहता है एक चीज और बताएं, या नहीं तो ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की स्लेट है। स्लेट क्या होती है? छोटे बच्चों की स्लेट होती है जिसपे चाक से लिखते हैं। हम लोग के स्कूल में तो अब कहीं ब्लैक बोर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, अब तो हर जगह व्हाइट बोर्ड आ गया है। गनीमत हो, अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गया है। लेकिन जो काले रंग का बोर्ड आता था ना, वैसे ही छोटा छोटा स्लेट आता है बच्चों का। कहा ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक, खड़िया चाक, खड़िया उसी चाक को कहते हैं जिस चाक से लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर। कहा मानो ऐसा लग रहा है कि किसी काले रंग की स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक किसी ने मल दिया है, किसी ने रगड़ दिया है। यह आसमान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। देखिए कवि कितनी कल्पनाएं कह रहा है। पहली कल्पना में ने कवि कहा कि आकाश शंख जैसा नीला दिखाई दे रहा है। फिर कवि ने कहा ना, जैसे ही थोड़े बाद ध्यान दिया, समय आगे बढ़ा, दिन का प्रकाश थोड़ा बढ़ गया, कालीमा खत्म हुई, तो कहा अरे ये तो लग रहा है कि राख से लिपा हुआ कोई चौका लाल लाल दिखाई दे रहा है। क्यों लाल दिखाई दे रहा है? क्योंकि चौके में जब रात को भोजन बना था ना, तो जो चौके की जो दीवार थी, जो मिट्टी थी ना, वो लाल कलर की चमक रही है, और उस पर राख से लेपन कर दिया गया तो हल्का नीलापन आ गया है। आप कभी कभी, अभी मेरा फोन खत्म, ये क्या बोलते हैं इसको, वीडियो खत्म होगा, आप एक बार जाकर के अंदाजा लगा के देखिएगा कि किसी भट्ठी को देखिएगा, देखिएगा अंदर की दीवार उसकी एकदम लाल दमक रही होगी, चमक रही होगी। कहा मानो ऐसा लग रहा है। फिर कहा ना, ये काले रंग की सिल पे केसर रगड़ दिया गया हो, बिल्कुल आसमान वैसे ही पीला दिखाई दे रहा है। फिर कहा अरे न, जैसे लग रहा है किसी छोटे बच्चे की स्लेट है, उस पर लाल रंग की खड़िया चाक किसी ने मल दिया। यानी चार बिंबों का प्रयोग किया है हमारे कवि ने, सिर्फ आकाश के नीलापन से पीलापन में बदलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए। और आपको पता है आकाश का रंग कैसे बदलता है? सबसे पहले नीला यानी पर्पल कलर का रहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कलर धीरे धीरे बैगनी होते होते नारंगी होते होते पीला, और फिर दोपहर होते होते एकदम सफेद हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने कितने बिंबों का प्रयोग किया? एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। चार बिंबों का प्रयोग करके हमारे कवि ने आपको समझाया है। और पांचवें बिंब में फिर आपको समझा रहा है कवि कि ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के पानी में कोई गोरे रंग की स्त्री स्नान कर रही है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कवि ने कहा नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले रंग का पानी है, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है, ये हम जान चुके हैं रमन इफेक्ट की वजह से। मानो ऐसा लग रहा है कि नीले रंग का कोई जल का स्रोत है, कोई जगह है जहां पे कोई गोरे रंग की स्त्री उसमें स्नान कर रही है, और उसका हिलना डुलना बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारा आसमान हो। कवि इन्हीं बिंबों में खोया हुआ है और एकाएक कहता है, अरे यार, ये सारा का सारा जादू जैसे दिख रहा है। ये क्या है? एकदम बिल्कुल जादू के जैसे। चार बिंब लिया, मानो ऐसा लग रहा है कि शंख जैसे है। फिर कहा ना ना, ये लग रहा है भोर का चौका है। कहा ना ना, ऐसा लग रहा है कोई काली सिल है। ना ना, ये तो लग रहा है कोई स्लेट है। फिर कहा कि ना, ये लग रहा है कि नीले रंग के पानी में कोई स्त्री स्नान कर रही है, हिल डुल रही है, उसके गोरे रंग की देह झिलमिल झिलमिल दिख रही है। कवि कहता है कि इसी भाव में खोया हुआ धीरे धीरे कब सवेरा हो गया मैं जान भी नहीं पाया। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज पर ऊपर आता चला गया, यह जादू टूटता जा रहा है। जिस दृश्य को मैं देख रहा था वह दृश्य धीरे धीरे अब आंखों से ओझल होता चला जा रहा है। जो सपने के जैसा, जो जादू के जैसा इतना सुंदर नैनाभिराम दृश्य था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब सूर्य ऊपर आ गया है, चारों तरफ सूर्योदय हो गया है, पूरा प्रकाश फैल गया है। कैसा रहा? कविता समझ में आई? अगर आई और यदि अच्छा लगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आपका सहयोग करे। एक बार फिर से आरएमटी गुरुकुल पर मैं रविकांत त्रिपाठी आपका हृदय की गहराइयों से पुनः अभिनंदन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको हम और बेहतर से बेहतर देते रहेंगे, और जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मुलाकात करने का वादा करते हैं। सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।